गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी क्लास लाइव हो चुकी है। 9:52 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 26 अप्रैल 2022। आज 26 अप्रैल 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। क्लास लाइव हो चुकी है भाई, सारे के सारे लोग जुड़ जाएंगे। और याद दिलाइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम पढ़ रहे थे 1885 से लेकर 1947 तक का पीरियड, जिसमें हम इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कल हमने फिनिश किया था पढ़ना अबाउट एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे पढ़ना। लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, गांधीयन एरा। हिंदी में लिखिए गांधीवादी युग। अगला होता है गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की 1919 से लेके 1942 तक की घटनाएं क्या होती हैं, शामिल होते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि भाई, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन तो 9 जनवरी 1915 को ही हो गया था। और 1915 से ही गांधी जी भारत में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके थे। लेकिन यदि हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें या इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, तो उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय होने का काम जो गांधी जी के द्वारा किया गया वो 1919 से किया गया, 1919 से। तो हम दोस्तों बात करने वाले हैं अबाउट गांधीयन एरा। हम बात करेंगे गांधीवादी युग के बारे में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और मैंने कल ही आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की मदद कर रही थी कांग्रेस। लेकिन जो भारतीय युवा थे, जो भारतीय लोग थे, वो ब्रिटिश आर्मी में शामिल नहीं होना चाहते थे। लेकिन गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के ही आह्वान करने पर, समझाने पर, देश के भारी संख्या में युवाओं ने ब्रिटिश आर्मीज को ज्वाइन किया था और जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद की थी ब्रिटिशर्स की। यही कारण है कि जब गांधी जी के कहने पर भारतीय युवा भर्ती हुए ब्रिटिश आर्मी में, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। और इसके अलावा गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा कैसरे हिंद की भी उपाधि दी गई। अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद कहा, कैसरे हिंद की उपाधि दी। तो चलिए हम बात करते हैं
गांधी जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंदोलन या गांधीयन युग या गांधीवादी युग में हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जिसमें गांधी जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहला लिखिए चंपारण सत्याग्रह। जो कब हुआ? 1917 में। आप सब जानते हैं भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन माना जाता है चंपारण सत्याग्रह। लिखेंगे ये बिहार में चंपारण नामक स्थान पर, लिखेंगे ये बिहार में चंपारण नामक स्थान पर तिनकठिया प्रथा के खिलाफ किया गया था। बिहार के चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा एक नियम बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कृषि योग्य भूमि पर या अपने कुल भूभाग के 2/20वें 3 प्रत्येक व्यक्ति को अपने कुल भूभाग के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना क्या था? कंपलसरी था, अनिवार्य था। इसी को तिनकठिया प्रथा कहते थे और इसी तिनकठिया प्रथा के ही खिलाफ गांधी जी के द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह ये बिहार के चंपारण नामक स्थान पर हुआ था, जो कि एक क्या है? ध्यान रखेंगे, किसान आंदोलन। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे बिहार में या बिहार के चंपारण में मजदूरों और कृषकों का नेतृत्व कर रहा था एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। और यही राजकुमार शुक्ल तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को इनवाइट करने के लिए गया था। कहां पर? चंपारण। लिखेंगे ये आंदोलन सफल रहा और अंग्रेजों के द्वारा अवैध वसूली का 25% वापस किया गया। लिखेंगे यह आंदोलन सफल रहा और अंग्रेजों के द्वारा अवैध वसूली का 25% वापस किया गया। ये कहलाता है चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था। हाँ, इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। हाँ, लिखेंगे इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ड्यूरिंग दैट मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर gave Gandhi ji the title of Mahatma. इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। अगला लिखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला आंदोलन कहलाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो हुआ 1918 में। लिखेंगे यह आंदोलन प्लेग बोनस की मांग को लेकर था। अहमदाबाद मिल के मजदूरों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, जिसमें गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों का साथ दिया। उनकी मांग थी कि उन्हें
उनकी पगार के अलावा 35% प्लेग बोनस भी दिया जाए। इसीलिए गांधी जी के द्वारा मजदूरों को 35% प्लेग बोनस देने की अगुवाई की गई, आंदोलन किया गया। यह कहलाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। लिखेंगे इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल की गई। इसी के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की और ध्यान रखेंगे ब्रिटिश सरकार, लिखेंगे और ब्रिटिश सरकार 35% प्लेग बोनस देने के लिए राजी हुई। इसके बाद लिखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़े जिले में या गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही। उन्नीस सौ 18 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ खेड़ा सत्याग्रह। लिखेंगे फसल नष्ट हो जाने के बाद भी लगान लगाने के खिलाफ, फसल नष्ट हो जाने के बाद भी किसानों पर लगान लगाए जाने के खिलाफ ये आंदोलन किया गया। गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसान थे भाई, वो फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान अदा करने में या लगान देने में क्या थे, पूरी तरीके से असमर्थ थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा फिर भी किसानों पर लगान लगा दिया गया और आप जानते हैं कि इसी की वजह से गांधी जी ने वहां के किसानों की अगुवाई करते हुए सरकार से ये अपील की और सरकार से कहा कि हम ये लगान नहीं अदा करेंगे। लिखेंगे इसे गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है। ये कहलाता है गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत में आने के बाद गांधी जी के द्वारा ये किए गए सबसे पहले 3 आंदोलन थे। इसके अलावा कल ही हमने पढ़ा था रोलेट एक्ट, या रोलेट अधिनियम, रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम जो आया 1919 में। लिखेंगे रोलेट एक्ट के खिलाफ, लिखेंगे रोलेट अधिनियम या रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करना। रोलेट एक्ट के खिलाफ या रोलेट अधिनियम के विरुद्ध लिखेंगे सत्याग्रह करना। गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष था।
लिखेंगे इसी के नेतृत्व में गांधी जी के कहने पर, लिखेंगे इसी के दौरान गांधी जी के कहने पर एक देशव्यापी हड़ताल की गई। इसी के दौरान गांधी जी के कहने पर एक देशव्यापी हड़ताल की गई। और ध्यान रखेंगे गांधी जी के ही कहने पर 30 मार्च 1919 को लिखेंगे प्रथम सत्याग्रह दिवस मनाया गया। प्रथम सत्याग्रह दिवस मनाया गया 30 मार्च 1919 को। 30 मार्च 1919 को प्रथम सत्याग्रह दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला लिखिए खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत आंदोलन जो भी कब शुरू हुआ 1919 को। लिखेंगे इस आंदोलन के तहत, लिखेंगे इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारतीय हिंदू और मुसलमानों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक साथ एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास किया। लिखेंगे यह आंदोलन 1924 में समाप्त हुआ। और कब समाप्त हुआ? जब, लिखेंगे तुर्की में, जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन 1919 में ये शुरू हुआ था। और ये भाई गांधी जी के द्वारा सारे के सारे भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक ही राष्ट्रीय मंच पर लाने का ये सबसे पहला उदाहरण था। और ध्यान रखेंगे ये 1924 में समाप्त हुआ था जब तुर्की में ही मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। और लिखेंगे खलीफा का पद, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। और आप जानते होंगे इस्लाम जगत, इस्लाम जगत का सबसे बड़ा धर्म गुरु ही क्या कहलाया करता था? खलीफा कहलाया करता था। अगला लिखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो चला 1920 से लेके 1922 तक।
लिखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। यह भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लिखेंगे इसी के दौरान गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया। इसी के दौरान गांधी जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया। भाई स्वराज तो समझते हैं ना, सेल्फ रूल, अपना शासन अपने ही द्वारा चलाना ही क्या है, सेल्फ रूल, स्वराज। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया गया था और भारतीयों से अपील की गई थी अंग्रेजों का असहयोग करने की, अंग्रेजों के साथ नॉन कॉपरेशन करने की। कहने का मतलब विदेशियों का बहिष्कार करने की, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजेस को बाइकॉट करने की, अंग्रेजों के अधीन की जाने वाली सेवाओं से इस्तीफा देने की और पूर्णतः स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की गई थी गांधी जी के द्वारा। ये भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहलाता है। और आप जानते होंगे ये शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 से ये शुरू हुआ था। और इसके अलावा लिख लीजिएगा, इसी आंदोलन के दौरान, लिखेंगे इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस लौटाई थी। इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई। और आप जानते हैं इसकी औपचारिक शुरुआत कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता से की गई थी। ये कहलाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन हुआ और जब ये अच्छा खासा चल रहा था और सफलता की ओर अग्रसर था, तो एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से इसे वक्त से पहले ही गांधी जी के द्वारा वापस लेना पड़ गया। और वो घटना थी 5 फरवरी 1922 को घटित हुई चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी, या लिखेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी या चौरी चौरा कांड। लिखेंगे इस आंदोलन का प्रमुख नेता भगवान अहीर था। आप सब जानते होंगे ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में ही एक जगह है जो कहलाती है चौरी चौरा। और ध्यान रखेंगे इसी चौरी चौरा नामक स्थान पर जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन किया जा रहा था और लोगों के द्वारा एक जन आंदोलन किया जा रहा था, एक जुलूस निकाला जा रहा था, तो पुलिस कर्मियों ने उन आंदोलनकारियों के साथ हिंसा की, उन पर गोलियां चलाई और जिसमें बुरी तरीके से घायल कर दिया किसको? भगवान अहीर को। इसी बात से सारे के सारे लोग क्रोधित हुए, आक्रोशित हुए और सबने मिलकर वहीं पर स्थित
चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर पुलिस चौकी में आग लगा दी। और जब चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगाई गई तो आप जानते हैं इसी घटना में 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। और आप जानते हैं इसी के हफ्ते भर के बाद लिखेंगे 12 फरवरी 1922 को लिखेंगे गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। ये गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। और जब गांधी जी के द्वारा आंदोलन बंद कर दिया गया तो भाई आप जानते हैं इसका जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को ठहराया और गांधी जी पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने का मामला दर्ज किया गया। और ये दूसरा मौका था जब गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं गिरफ्तार करके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये गांधी जी की दूसरी गिरफ्तारी थी। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष कारावास की सजा दे दी गई। लेकिन आप जानते हैं स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से गांधी जी को 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। उन्नीस में ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया और इसीलिए 1924 में जब हुआ कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन तो कांग्रेस के 1924 में हुए बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता ही किसने की? गांधी जी ने। नोट कीजिए। इसके बाद लिखेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930-31 में किया गया गांधी जी के द्वारा। लिखेंगे इसके तहत गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया। अंग्रेज सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि भारत में नमक बनाने के जो एकाधिकार थे वो केवल और केवल अंग्रेजों के पास रहेंगे, ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे। कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकेगा। और नमक पर अंग्रेजों के द्वारा टैक्स भी लगा दिया गया, कर भी लगा दिया गया, जिसे गांधी जी ने पूरी तरीके से गैरकानूनी ठहराया और कहा कि जबरन नमक पर, जो कि पूरी तरीके से मुफ्त और फ्री में वही सागर तट से निकाला जाता है, उस पर कर लगाना पूरी तरीके से क्या है? गलत, अवैधानिक। इसे तुरंत वापस लिया जाए। सर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कब लिए थे, किस तिथि को? ये लिखा मेरे भाई, ये देखो 12 फरवरी 1922। तो गांधी जी के द्वारा इसके तहत नमक कानून को तोड़ा गया और आप जानते ही हैं
12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा की गई दांडी मार्च या गांधी जी की दांडी यात्रा, इसे सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है। अहमदाबाद में अपने साबरमती आश्रम से इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी अपने 78 सहयोगियों के साथ, और लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा इनके द्वारा की गई थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेके और गुजरात के ही नौसारी जिले के दांडी सागर तट तक। इसके बाद लिखिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रथम गोल मेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और आप जानते हैं जो कब हुआ, 1930 में। लिखेंगे साइमन कमीशन या साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लिखेंगे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन रखा गया। लेकिन यह पूर्ण रूप से असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। और क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया तो इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला। इसके बाद इसी तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1931 में हुआ, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो 1932 में हुआ। 1931 की यदि हम बात करें, लिखेंगे इसमें गांधी जी शामिल हुए। और गांधी जी शामिल क्यों हुए, तो लिखेंगे 5 मार्च 1931 को जब गांधी जी के द्वारा साइन किया गया गांधी इरविन पैक्ट, या जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौते के ही तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। लेकिन आप जानते हैं कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने जाकर भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी, लिखेंगे यह सम्मेलन सांप्रदायिक विवाद हो जाने के कारण
लिखेंगे यह सम्मेलन सांप्रदायिक विवाद हो जाने के कारण असफल रहा। सांप्रदायिक विवाद क्या हुआ था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल मांग लिया था, तो उधर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए या दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल मांग लिया था। इस वजह से ये गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुआ, पूरी तरीके से असफल रहा, विफल रहा। और तीसरे में लिख लीजिएगा, और तीसरे में लिखेंगे तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था। तो दो सवाल बनेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और यदि हम बात करें गांधी जी की, तो ध्यान रखेंगे गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड वन। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला लिखेंगे पूना पैक्ट। अगला ये कहलाता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। पूना पैक्ट पूना पैक्ट या पूना समझौता जो कि कब हुआ आप जानते हैं, 1932 में हुआ। लिखेंगे यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ। यह समझौता गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए एक पृथक या अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर दी थी, जिसे अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि धर्म के नाम पर तो एक बार हिंदुस्तान वैसे ही विभाजित हो चुका है, अब यदि जातिगत तौर पर भी और जातिवाद के रूप से भी उसको विभाजित किया जाएगा तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं होने दूंगा। तो आप जानते हैं कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन सी राजगोपालाचारी और पंडित मदन मोहन मालवीय के समझाने के बाद फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तैयार हुए गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए। और आप जानते ही हैं गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ कि अब दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान नहीं होगा, बल्कि केंद्रीय विधान परिषद में, अब केंद्रीय विधान परिषद में जो डिप्रेस्ड क्लास या दलितों की सीटें होंगी या उनकी संख्या होगी, उसी में क्या कर दी जाएगी, बढ़ोतरी कर दी जाएगी, उन्हीं को बढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अगला लिखेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह है, या जो कहलाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये हुआ 1940 में, 1940 में। लिखेंगे अगस्त प्रस्ताव को ठुकराने के बाद, अगस्त प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उसी के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव को
ठुकराने के बाद उसी के विरोध में लिखेंगे यह महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ। यह महाराष्ट्र के पवनार से शुरू हुआ और व्यक्तिगत करने सत्याग्रह करने वाले प्रथम सत्याग्रही बने। लिखेंगे आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद लिखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन। और हम जानते हैं ये शुरू हुआ 1942 में। लिखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद या क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा देने के बाद और जापान के द्वारा भारत पर हमले की आशंका के बाद ये आंदोलन शुरू किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने के बाद या ठुकरा देने के बाद और जापान के द्वारा भारत पर हमले की आशंका के बाद लिखेंगे यह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा बंबई से शुरू किया गया। यह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा बंबई से शुरू किया गया। बंबई के ही ग्वालियर टैंक मैदान से। आप सब जानते हैं 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और लिखेंगे इसी के दौरान गांधी जी ने नारा दिया। इसी के दौरान गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। और ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्योंकि अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान। या कैबिनेट मिशन योजना। लिखेंगे 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। 3 लोगों की सदस्यता में स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। इन तीनों की सदस्यता में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और लिखेंगे इसी योजना के तहत
इसी योजना के तहत भारत में संविधान सभा के निर्वाचन करवाए गए। इसी योजना के तहत भारत में संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन करवाए गए। लिखेंगे इन निर्वाचनों में, लिखेंगे इन निर्वाचनों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इन निर्वाचनों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस के द्वारा भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और कांग्रेस के द्वारा भारत की प्रथम अंतरिम सरकार बनाई गई या अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और लिखेंगे 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र किया गया। लेकिन विभाजन होने के बाद तो लिखेंगे माउंट बेटन प्लान या माउंट बेटन योजना से हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। और ध्यान रखेंगे डिकी बर्ड प्लान या डिकी बर्ड योजना से हुआ डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का विभाजन। हमारी संविधान में 389 सदस्य थे, जिसमें से 299 सदस्य तो भारतीय संविधान सभा में रहे, लेकिन शेष जो 90 सदस्य थे वो जाकर शामिल हो गए किसमें? पाकिस्तानी संविधान सभा में। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी और कल हम बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज के बारे में। और जब हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय लिखेंगे तो उन्हीं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी वो मैं आपको वहीं पर लिखवा दूंगा। मुझे यहां पर लिखवाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए जी, कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।